तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, है ना। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन फिगर, है ना। एडवांस क्वेश्चन है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्वेश्चन कहीं से भी हो बट कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपसे बोला है कि यहाँ पे आपके जो हेक्सेन के आइसोमर्स के बच्चों पेयर दे रखे हैं ना। फर्स्ट पेयर ये है, सेकेंड पेयर ये है आपके सामने, एंड थर्ड कंपाउंड आपको सिर्फ ये दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि ब्रांचिंग के बेस पे डिस्टिंक्ट किए गए यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉलिंग पॉइंट, है ना। बॉलिंग पॉइंट के बेस पे आपको अरेंज करना है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बच्चों बॉलिंग पॉइंट बोला गया है और साथ में उसने हिंट किया है ब्रांचिंग, है ना। ब्रांचिंग के साथ बॉलिंग पॉइंट का रिलेशन बहुत बारी बच्चों को समझ नहीं आता है ना। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल्स, आपको जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स में पहले से बोल रहा है कि आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन है। ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सेन की बात करेंगे तो आपका एल्केन मॉलिक्यूल है, मतलब CnH2n+2। ठीक है। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हो तो एन की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, है ना। C6H कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 14। तो C6H14 डेफिनेटली सारे के सारे मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब हम ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होती है ना, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों सेम हो, मैं हिंट कर देता हूं, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम वैसे सभी के साथ सेम, बिकॉज ऑल आर आइसोमर्स। तो जहां पे जितना अधिक ब्रांचिंग होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो अपन ब्रांचिंग की बात कर ले बच्चों फटाफट से। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वहां पे ब्रांचिंग कितनी है, आप लोग आंसर टिक कर सकते हो, है ना। हाँ, तो फर्स्ट जो आपको दे रखा है मॉलिक्यूल्स, उसमें ब्रांचिंग बच्चों कितनी है। तो देखो ध्यान से, आप इन दोनों पॉइंट्स को अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे ब्रांचिंग दो दो आपको, एक मिथाइल इस साइड में, एक मिथाइल इधर है, मतलब यहाँ पे आपको टू ब्रांचिंग। ठीक है ना। इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी आपको ब्रांचिंग मिल रही है। ठीक है, वो भी आपको ब्रांचिंग की बात करेंगे तो आपको टू ब्रांचिंग। इसकी बात करेंगे तो सिर्फ एक मिथाइल नीचे आ रहा है, इसमें वन ब्रांचिंग। इसमें कितनी ब्रांचिंग हो गई, ओनली वन ब्रांचिंग। आप देखो ध्यान से, सिर्फ मिथाइल ऊपर जा रहा है। यहाँ मिथाइल कोई एक आप नीचे वाला लो या फिर साइड वाला ले सकते हो। यहाँ पे ब्रांचिंग दो है। अगर नॉर्मल चेन, ब्रांचिंग का मतलब जो हमें स्ट्रेट चेन होगी इस तरीके से, इस स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग, अगर आपको ब्रांचिंग का मतलब है साइड चेन, है ना, इस तरीके से कुछ निकल के आते हैं, उसको अपन ब्रांचिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में कितनी है, आपको टू ब्रांचिंग मिल रही है। सेकेंड में अगर बात करें तो यहाँ पे वन ब्रांचिंग मिल रही है। थर्ड में तो आपको नो ब्रांचिंग, है ना, जीरो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा होगी वहां पे बॉलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक कम होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमारा थर्ड मॉलिक्यूल्स का बॉलिंग पॉइंट डेफिनेटली बच्चों सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ ब्रांचिंग ही नहीं है। जब ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग कम है, तो बॉलिंग पॉइंट ज्यादा। तो थर्ड का बॉलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, देन सेकंड का, देन फर्स्ट का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने स्टूडेंट्स का बी ऑप्शन करेक्ट था, बिल्कुल बात समझ में आई। यस, ओके गुड। तो आप जरा मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि सर एडवांस मेंस, जेई मेंस, नीट, क्या ये सब मतलब डिफिकल्ट होते हैं, कैसे होते हैं, एग्जाम का लेवल कैसा होता है। कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ में सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, मैं कॉन्सेप्ट ही अच्छा कराऊंगा आपके। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो कोई से भी क्वेश्चन हिला हिला सकते हैं डेफिनेटली। तो अब देखो एडवांस में क्वेश्चन आया था, आपने अभी जस्ट कर लिया, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दूं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सर इस थर्ड मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हाईएस्ट है, तो एग्जैक्टली जो थर्ड मॉलिक्यूल्स है वो नेचर में प्रेजेंट कैसे हो, है ना। मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से
नेक्स्ट जो आपका मॉलिक्यूल्स आएगा हेक्सेन का, वो यही होगा। और इसमें ना यहाँ से बॉन्डिंग होती है। तो ये बॉन्डिंग कौन सी होती है बच्चों? वॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इट इज वेरी वीक फोर्स, बट यहाँ पे आपको जो मिलता है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, नॉन पोलर। एल्केन्स ऑलवेज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कोई पोलैरिटी वाला बॉन्ड तो आ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको वॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यही हाँ, तो ये आपको बॉन्ड दे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब मिलता है, आपको कोई डाउट्स आप पीछे पूछ सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्नेल हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, नो नो, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको रीजन देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हाइड्रोजन किसी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब इन थ्री एलिमेंट से अटैच होगा। आप मेरी बात को ध्यान सुनना। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यही थ्री एटम्स हैं, कौन कौन से, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, ठीक है ना। जब ये थ्री एटम्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बच्चों सबसे मैक्सिमम होती है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ठीक है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच हो रहा तो ये एच बॉन्डिंग बोली जाएगी, ऑक्सीजन से अटैच है तो ये एच बॉन्डिंग होगी, है ना, और आपका नाइट्रोजन से अटैच है तो ये एच बॉन्डिंग होगी। तो मैं बोलूं एच एफ, एच एफ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है एच एफ, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। मैं बात करूं ऑक्सीजन में तो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो एच बॉन्डिंग शो करेगा। जब दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो इसके साथ यहाँ एच बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन अमोनिया वाले केस में वहां भी एच बॉन्डिंग आएगी, बट जो क्लोरीन जो आएगा उसके केस में एच बॉन्डिंग नहीं आती है, बिकॉज ऑफ बिगर साइज, बिकॉज ऑफ बिगर साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ऑक्सीजन, आपकी नाइट्रोजन की और आपकी क्लोरीन की लगभग 3.0 के अराउंड होती है, बराबर होती है। बट क्लोरीन एच बॉन्डिंग शो क्यों नहीं करता? क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में दिया है। क्लोरीन इसलिए इसलिए आपके एच बॉन्डिंग शो नहीं करता है, बिकॉज इट इज हैविंग द ग्रेटर साइज। तो जितने बड़े साइज का एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी भी ज्यादा हो, वो एच बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। तो एच बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा, तो ही एच बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। यस सुनील, नाउ इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यस थैंक यू। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन ध्यान से अपन देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है, देखो एक एल्केन मॉलिक्यूल दे रखा है ब्रांचिंग के साथ, और साथ में बच्चों लिखा है क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच इज फ्लक्स कांस्टेंट। और इधर लिखा है बच्चों कैपिटल एन आइसोमेरिक प्रोडक्ट आपको इस फॉर्मूले के साथ मिल रहे हैं C5H11Cl। फिर वो कह रहा है कि सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो बनेगा एन आइसोमेरिक प्रोडक्ट, फिर वो कह रहा है कि सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कराया गया तो एम भी बन रहा है आइसोमेरिक प्रोडक्ट। आपको बताना है एन और एम की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा आपका होने वाला है। चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो मॉलिक्यूल्स गिवन है, ये आपका कैसा है, एल्केन, एल्केन। और प्रोसेस बच्चों कौन सा होने वाला है, तो सामने क्लोरीन दे रखा है सनलाइट के साथ, तो पता है कि यहाँ से आपका होमोलिसिस किल्विस होगा। पहली चीज तो होमोलिसिस किसका होगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी डेफिनेटली होने वाली है ना। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो यहाँ से मिलेंगे आपको 2Cl डॉट फ्री रेडिकल। नाउ दिस फ्री रेडिकल्स इज कंबाइंड विद दिस एल्केन, ये जो एल्केन दे रखा है ना, इस एल्केन के सामने, ठीक रूल्स होता है कि आपका जो एल्केन दे रखा है, उस एल्केन के सामने, जब एल्केन तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है सर, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, और ये Cl कैसा है, ये बच्चों डेफिशिएंट है, इसको अपन चार्ज के केस में नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है, इसमें डेफिशिएंसी तो है, ये आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना। तो क्या करेगा, ये करेगा बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट रेडिकल्स के अंदर, और रेडिकल विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो बिल्कुल क्लियर है। तो पूरा मैकेनिज्म मैंने नहीं बता रहा हूँ आपको, बस आप फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो जनरली होता क्या है, मैं अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ थोड़ा आपकी क्लैरिटी के लिए। मैंने चलो मॉलिक्यूल लिया सिंपल सा एल्केन, CH3 NCH3, ठीक है। इसके सामने हमने डाला बच्चों यहाँ से क्लोरीन फॉलोइंग दी सनलाइट। आप बोलोगे क्या आंसर बनेगा, तो सर यहाँ से मैंने बोलता हूँ कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस केस में कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड
एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, उसके पास 1 हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो हमारे पास तो 2 sp3 है, बहुत अच्छी बात है। 3 हाइड्रोजन है, बिल्कुल बच्चों क्रिटिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। तो मैं बोलूं अगर हमारे पास सिर्फ Cl2 1 मोल है ना, और ये भी हमारे पास कितना है 1 मोल है, तो इस केस में कोई एक हाइड्रोजन आपका एक कार्बन से रिलीज होगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl, है ना। दिस इज द प्रोडक्ट, और आप फटाक से यहाँ पे HCl को रिलीज कर दोगे, है ना। तो ये आपको बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन तो हमारी कि हमारे सामने ये एल्केन ब्रांचिंग वाला दे रखा है, मैं उसे फॉलो करना है ना, तो हमें कितना आंसर बनेगा। तो मोनोक्लोरल प्रोडक्ट जो बच्चों बनते हैं वो कितने बनते हैं, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे, है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं भी सभी बताऊंगा प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन आपको समझ में यहाँ पे आ गई, है ना। करना आपको यही है ऊपर। तो देखते हैं हम लोग तो कौन कौन से बनेंगे प्रोडक्ट, तो चलो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट एक तो प्रोडक्ट आपका यहाँ से ये बनना चाहिए CH3 के साथ ये CH3, इधर आएंगे तो यहाँ से CH2Cl, एक बन गया ये प्रोडक्ट, है ना। मैंने इस CH3 को टच किया, यहाँ से निकला हाइड्रोजन। सेकेंड बनाते हैं प्रोडक्ट। सेकेंड आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा CH3। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिल्कुल समझ में आया। कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करो, है ना। इधर Cl, मैंने इस हाइड्रोजन को टच किया अभी, तो यहाँ से Cl को ऐड कर दिया, बाकी आपका नीचे CH3। सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से CH3, और इधर CH3, इस कार्बन से जोड़ा अपन ने Cl, है ना, और इधर आपका ये CH3। मैंने मतलब इस कार्बन को टच किया जिसके पास हाइड्रोजन था। थर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ आपका बनेगा देखो CH3। अब मैंने इन दोनों में से किसी एक को टच करो, सेम आंसर बनेगा, है ना। इन दोनों में से किसी एक को टच करेंगे तो सेम आंसर बनेगा, है ना, बिकॉज दोनों आपके सेम पोजीशन पे लगे हैं। तो मैंने ऊपर टब वाले को टच किया तो बनाया मैंने CH2Cl, और साथ में आपकी जो ब्रांचिंग है वो इस तरह। तो टोटल तो बच्चों हमारे बन गए 4 प्रोडक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दो। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। अब वो आपसे पता है क्या कह रहा है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट है और इसको फॉलो करना चाहिए। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो है ही, ठीक। तो हमारे कितने आंसर बने आपको दिख रहा है सर? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। बहुत से बच्चे 4 ऑप्शन टिक कर देंगे, गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कायरल सेंटर को भी सर्च करना होता है। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्या कोई कायरल सेंटर आपको दिख रहा है? बताओ ध्यान से। फर्स्ट कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। सेकंड कंपाउंड को चेक करो, तो सेकंड कंपाउंड में ये जो कार्बन होगा इसके पास इधर एक हाइड्रोजन होगा, तो आप चेक करो। इसके पास एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और एक बड़ा सा ग्रुप है। यस, इट इज कायरल सेंटर। तो इसके पास आपको मिला कायरल सेंटर, तो इसका मतलब यहाँ से हम R और S भी बोल सकते हैं कि एक कंपाउंड R हो दूसरा कंपाउंड S हो, या फिर मैं D और L करके भी बोल सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक। तो मतलब ये जो सेकेंड है यहाँ से बनेंगे 2 प्रोडक्ट। फर्स्ट से कितना बनेगा? ओनली 1 प्रोडक्ट। टोटल मिला के 3 हो गए। जैसे थर्ड पे आ जाओ, क्या थर्ड में कायरल सेंटर आपको दिख रहा है? कोई चांस है? नहीं, थर्ड में कोई कायरल सेंटर नहीं है। फोर्थ में आ जाओ, है ना, तो फोर्थ में कोई कायरल सेंटर आपको दिख सकता है। इसको अपन देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो इधर ही आप देखो, जरा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक CH3 है, इधर आपका CH2Cl है, ठीक है, और इस साइड की बात करूं तो हाइड्रोजन है, और इधर आपका C2H5 है। तो यस, दिस इज ऑल्सो कायरल सेंटर। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा D और L या फिर ROS कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब 2 और 1 3 फर्स्ट हो गया, ये आपका 1 बनेगा, यहाँ से आपकी 2। ओवरऑल कितने? 2 2 4 5 और 6 6। तो n कितना होगा? 6। क्या सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो n की वैल्यू कितनी? 6। इसका मतलब C ऑप्शन रॉन्ग एंड D ऑप्शन रॉन्ग, बचा हमारे पास A और B। अब वो कह रहा है कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बच्चों, है ना। नीट के अंदर आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, मेंस में, एडवांस में, सभी जगह आते हैं। तो जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराऊंगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन किसके लिए यूज करते हैं बताओ जरा। भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड के लिए यूज करते हैं कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उनके लिए यूज करते हैं जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, अलग अलग हो। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान के चलो हमारे पास 1 2 3 4 लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मान लिया अपने 25, या आपका 35,
है ना, ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब इन लिक्विड को हम किसी एक बीकर में फिल करते हैं, किसी एक बीकर में डालेंगे और बच्चों से हीट करेंगे, तो सबसे पहले वेपराइज कौन होगा बताओ जल्दी से। सबसे पहले वेपराइज लोअर टेम्परेचर का होगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस का, देन 20 वाला होगा, देन 25 का होगा, देन 35 का होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी ढंग से आपका यहाँ पे वेपराइजेशन होता जाएगा, और सबसे पहले आपका ये बाहर जाएगा फर्स्ट, देन आपका 20 डिग्री सेल्सियस का, देन आपका ये थर्ड पोजीशन में बाहर जाएगा, और लास्ट में आपका ये फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे लोअर मॉलिक्यूलर वेट का तो डेफिनेटली लिक्विड फेज को ही होल्ड कर रहा होगा ये अल्केन। तो यहाँ पे आपको मिले टोटल 6 प्रोडक्ट। अब 6 में से कितने आपके यहाँ से बाहर जाने चाहिए? तो देखो जो आपके आइसोमर्स होते हैं, जैसे ये RS है और यहाँ पे आपका DL है, इसको समझो आप। तो ये तो आपके आइसोमर्स है ना, तो जब ये आइसोमर्स है तो इन दोनों का RS की सिर्फ क्या है, पोजीशन तो चेंज है, एक बार Cl लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार Cl राइट हैंड साइड में गया होगा, है ना, इन दोनों के अंदर। तो यहाँ से RS या फिर DL की जो हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक बाहर जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? दोनों दोनों कैसे हैं, दोनों तो आइसोमर्स हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बोथ आर आइसोमर्स। लेकिन दोनों जब आइसोमर्स हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बराबर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा। अभी क्लियर हो गया? जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा, दोनों में से हम किसी एक को करेंगे कंसीडर, तो आंसर कितना होगा, 1 2 3 4। तो एम की वैल्यू आपकी आएगी 4। तो 6,4 इज द राइट आंसर। तो 6,4 इज बी ऑप्शन। तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी कोई डाउट है बी ऑप्शन में? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दो। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, व्हेन ट्रीटेड विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म। मतलब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इजी भी है ना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ब्रोमो, है ना, साइक्लो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो देखो साइक्लोब्यूटेन इज दिस। आप नंबरिंग इधर से भी कर दो, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो 1 पे लगाया उसने ब्रोमो, लगा दिया अपन ने इधर ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं। और 3 वन, 1 इसको माना, 2 इसको लिया, 3 इसको, चाहे ऊपर से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 इधर से भी कर लो। यहाँ पे लगा दिया अपन ने क्लोरीन। अब वो कह रहा है कि इसको अपने ट्रीट किया है 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम। 2 इक्विवेलेंट का मतलब है 2 मोल्स। उसने 2 मोल सोडियम लिए हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, ना, वो आपका ड्राई ईथर ही रहता है। और कह रहा है कि यहाँ से क्या आपका बनेगा प्रोडक्ट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए जल्दी से, बिल्कुल इजी है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म का हिंट दे दूं। तो बच्चों ये जो सोडियम है ना, तो ये आपकी एक्चुअली वोल्ट्स रिएक्शन है। अगर आपको समझ में आया होगा, नेमी रिएक्शन है, दिस इज दी वोल्ट्स रिएक्शन। तो वोल्ट्स रिएक्शंस कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, एनायनिक मैकेनिज्म से भी होती है, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होती है। तो जब 2 मोल सोडियम दिया है तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम विल इजिली ऑक्सीडाइज, विल कन्वर्ट इनटू Na प्लस एंड रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल सोडियम थे, 2 इक्विवेलेंट, तो फिर से बनेगा आपका वही सोडियम प्लस एंड रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इतनी बात समझ में आई? अभी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, तो ये जो आपका ब्रोमीन है, इट विल वर्क एज लीविंग ग्रुप। ये जो क्लोरीन है, इट विल ऑल्सो वर्क एज लीविंग ग्रुप। तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों देखो क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा, ये इधर होगा। इसकी बात करेंगे तो ये इधर होगा, ये इधर होगा। तो मतलब जहां से आपका जो हेलोजन है, वो आपका जो है ना, वो पार्ट रिमूव होगा, वहां से रेडिकल आपका जनरेट होगा। तो ये जो स्पीसीज है वो एग्जैक्टली कन्वर्ट किस में होगी, ये स्पीसीज कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगी, डॉट और एक डॉट आपका यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? ये 2 डॉट आपके क्रिएट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों रेडिकल जो आपके हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, इसका इसके साथ ये दोनों रेडिकल्स आपस में इस तरीके से कंबाइन करेंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा, ये आपका बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या बनेगा, दिस इज बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ये ऑप्शन कहां दे रखा है, डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, है ना?
अगर अपोजिट साइड में रेडिकल्स आपको बनेंगे, इसका मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो डायरेक्ट अपन ने इसे कंबाइन करेंगे, हो गया इसका आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, सपोज सिर्फ ये दे रखा होता और सामने इसके आपके दे रखा होगा यहाँ पे सोडियम के साथ ड्राई ईथर, तो आप क्या करते बोलो, है ना? तो फिर क्या करते अपन, तो इस केस में बड़ा सिंपल सा है, यहाँ से ये आपका रेडिकल जब जनरेट होगा तो ये स्पीसीज कुछ यूं मिलेगी, बट इसमें अब बाकी कोई रेडिकल तो आया नहीं, तो फिर कैसे कंबाइन किया जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर ये हुआ कि इसके अपन टू मूल्स यूज करते हैं, तो फिर इसके टू मूल्स आपको लेने पड़ेंगे, तो एक स्पीसीज फिर से आपकी यही सेम जनरेट होगी इस तरीके से। ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद ये स्पीसीज यहाँ पे और एक स्पीसीज सेम स्पीसीज यहाँ क्रिएट होगी, ये रेडिकल्स थे वो आपस में कंबाइन होकर ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो इस ढंग से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी chiral compounds are possible on monochlorination of 2-methyl butane? 2-methyl butane का जब आपका मोनोक्लोरिनेशन होगा तो उस केस में आपको यहाँ से कितने बनेंगे आपके कायरल कंपाउंड्स, है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दो। ऐसे ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपके आएंगे, आप बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल। तो अब यहाँ से उसने बोला है कि 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन पहले बना लिया जाए, इस तरीके से ये ब्यूटेन हो जाएगा, CH3NCH3। सेकेंड मतलब ये कार्बन इस पे लगा है यहाँ पे एक मिथाइल, दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब कह रहा है कि जब इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया गया, मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कह रहा है कि यहाँ से कायरल कंपाउंड्स कितने बनेंगे, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, बताओ, चलो आंसर बताओ, तभी से बनना चाहिए। बी ऑप्शन आ रहा है, ओ स्नेहल, दिस इज बी ऑप्शन, आपका 4 आंसर आया, ओके। आप प्लीज ध्यान दो, यहाँ से कायरल कंपाउंड्स पूछा है बेटा, है ना? आपने 4 किया वो बहुत सही आंसर, बट उसमें हमने हमने क्या बताना है, कायरल कंपाउंड्स बताना, इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात है। अगर आप बनाओगे, देखो मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया CH2Cl, है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले हमने इसको टच किया, अब इसको टच कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे Cl होगा, इधर CH3 होगा, सेकेंड प्रोडक्ट। व्हाट्स अबाउट थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट आपका यहाँ से ये बन जाएगा CH2Cl। एंड व्हाट्स अबाउट फोर्थ प्रोडक्ट, तो फोर्थ प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा, एक CH3 ऊपर, यहाँ पे क्लोरीन और ये कुछ ऐसा, टोटल आपके यहाँ से बनेंगे 4 प्रोडक्ट। पर वो डिस्कस कर रहा है अबाउट कायरल कंपाउंड्स, तो कायरल कंपाउंड्स की बात करो, क्या इसमें कोई कायरल कंपाउंड्स प्रेजेंट है फर्स्ट में? आप चेक करो, कोई भी कायरल कंपाउंड्स नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कायरल कंपाउंड्स को टिक कराने के लिए बोलेगा। सेकंड जरा चेक करो, इसमें यहाँ पे चेक करो, एक क्लोरीन है, ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, ये पूरा होल ग्रुप, एन हाइड्रोजन, एन क्लोरीन, एन CH3, ऑल 4 आर डिफरेंट, यस इट विल काउंट, यस, क्योंकि कायरल कायरल कंपाउंड्स बोला है ना उसने, आपको मैंने पहले हिंट किया है, आप क्वेश्चन को रीड किया करो ध्यान से। नेक्स्ट क्या है, देखो CH2Cl, आप इसे पहचानो यहाँ से, क्या ये भी कायरल कंपाउंड्स होगा? यस, यहाँ पे लगाते हैं अपन हाइड्रोजन, आप बिल्कुल चेक करके देखो आसान से, यहाँ पे CH3 है, हाइड्रोजन है, इथाइल है, और ये आपका CH2Cl है, इट इज ऑल्सो काउंट। क्या लास्ट वाला काउंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 होंगे, ये कायरल कंपाउंड्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। समझ में आया सभी को? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एनी कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना? ये रिएक्शन आपको दे रखी है, यहाँ से प्लीज बच्चों ध्यान देना, डी यहाँ पे यूज किया है, डी इज ड्यूटेरियम, है ना, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, 1H1 1H2 1H3। अब वो करे कि जब ये रिएक्शन आपको करना है कंसीडर, और बेयर डॉट आपके लिए यहाँ पे यूज किया गया है, दिस इज फ्री रेडिकल, और यहाँ से कह रहे हैं वो एक्स का फॉर्मेशन हुआ है और HBr आपका बन रहा है, तो बोला आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, तो जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा ना एक्स, ये जो एक्स बन रहा है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट के बारे में बोल ही रहा, वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है।
तो ये जो गिवन स्पीसीज हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो मेजर प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा? इस फ्री रेडिकल, ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज सामने यहाँ पे क्या है, ये फ्री रेडिकल है और ये स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो न्यूट्रल स्पीसीज के सामने फ्री रेडिकल, तो डेफिनेटली आपका होने वाला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कौन सा, आप एक्चुअली ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट, दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब ये प्रोसेस होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उस केस में आपके जो एल्केन्स होते हैं, ये एल्केन दे रखा है सामने, ये डेफिनेटली आपकी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो उसमें से आपको ABCD ये 4 केस मिल सकते हैं, बट आपको बताना है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, बिकॉज फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन दे रखा है और सामने आपका ये दे रखा है रेडिकल, मैंने इसी में से एक सेक्शन ले लिया इसी स्पीसीज में। तो देखो यहाँ से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएगा, H इलेक्ट्रॉन H की तरफ आएगा, बिकॉज सामने कौन है, रेडिकल। तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा H डॉट और आपको Br डॉट, ठीक है, और साथ में मिलेगा C डॉट। ये बात समझ में आ रही है? तो ये C डॉट स्टेबल होना चाहिए। C डॉट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, हम GOC1 फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। GOC इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो उस केस में आपको बताना है कि इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, किस ऑप्शन में। ABCD आपको दे रखा है। तो आपको पता है कि जो रेडिकल्स होते हैं वो कार्बोकैटायन की तरह स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो 3rd डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, ये आपका 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। नाउ यू कैन डिसाइड कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बताओ। बी ऑप्शन, साक्षी का ऑप्शन आया, डेफिनेटली साक्षी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो दिस इज 1 डिग्री रेडिकल्स, हाउ इट इज पॉसिबल, नो, 1 डिग्री तो अनस्टेबल होगा। सेकंड में चेक करेंगे बी ऑप्शन में, तो दिस इज 3rd डिग्री, यहाँ 3rd डिग्री रेडिकल्स मिलेगा। इसकी बात करेंगे तो कैसे अपन 3rd डिग्री बोल सकते हैं, नहीं तो ये तो हाइड्रोजन जैसा है ना, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। इसकी बात करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 2 डिग्री। तो सी ऑप्शन 2 डिग्री, डी ऑप्शन 2 डिग्री, बी ऑप्शन 3rd डिग्री एंड ए ऑप्शन इज 1 डिग्री। तो कौन सा डिग्री स्टेबल होगा, 3rd डिग्री वाला, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का बी ऑप्शन आया, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉलिन्स बाई क्लोरिनेशन बेद। तो टॉलिन का हम जब क्लोरिनेशन कराएंगे तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे एक्चुअली रिएजेंट के बारे में पूछ रहा है आपसे, है ना। आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि सर SO2Cl2 कैसे वर्क करता है, SOCl2 कैसे वर्क करेगा, Cl2 कैसे वर्क करेगा, NaOCl कैसे वर्क करेगा। तो इनके अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सारे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगेंगे। तो चलो हम देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया है टॉलिन, ठीक है, दिस इज टॉलिन एक्चुअली, है ना, CH3 आपका यहाँ लगा होगा। अब इस टॉलिन के साथ वो कह रहा है कि आपने इसका कराया टॉलिन का क्लोरिनेशन। इसका मतलब है कि क्लोरीन के साथ आपने सनलाइट वगैरह कुछ का भी यूज किया होगा, बट नहीं पता हमें क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट कुछ भी दे रखा है। तो आपको रिएजेंट के बारे में तो बताना है, तो नहीं हमें पता, बट ये पता है कि यहाँ से क्या बना है प्रोडक्ट, वो तो सामने आपको दे रखा है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये बेंजीन कुछ यूं है, और C6H5 ऊपर उसने लिखा है CH2 और इसके साथ लिखा है उसने Cl। ये आपका रिएक्टेंट था, है ना, और ये आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है, सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा, ये आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से। चलो टिक करो। क्या SO2Cl2 पॉसिबल है, फर्स्ट। SOCl2 तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन की कोई चांस नहीं है। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बी जो ऑप्शन है वो एल्कोहल के लिए वर्क करता है। बी ऑप्शन एसओ, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एल्कोहल मिल जाए और उसके साथ ही सिर्फ SOCl2 वर्क करेगा और ये कन्वर्ट करता है आपके एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। अगर आपको एल्काइल हैलाइड चाहिए फ्रॉम द एल्कोहल्स, देन वी विल यूज SOCl2, ये मैंने पढ़ाया है ना।
तो आप यहाँ से क्या करोगे, सल्फर डबल बॉन्ड दो ClNCl, ये डिसोसिएशन हमने किया था, तो SOCl2 नहीं हो सकता। हाँ क्लोरीनेशन हो सकता है एक बार Cl2, क्यों? क्योंकि देखो ये आपका sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बिल्कुल, तो ये आपका सी ऑप्शन हो सकता है। क्या व्हाट अबाउट NaOCl? NaOCl हो सकता है क्या? तो NaOCl तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? जब ये आयोनाइज होगा, एक्चुअली सॉल्ट है आपका, तो Na प्लस और OCl माइनस में कन्वर्ट होगा, आप ध्यान दें, है ना? तो Na+OCl-, अब OCl- से क्या क्लोरीन आपका यहाँ से रिलीज हो सकता है? तो कोई चांस नहीं है, बिकॉज ये स्टेबल है, तो यहाँ से ये बिल्कुल रिलीज नहीं हो सकता है, तो यहाँ से आपको Cl मिलेगा नहीं, तो डी ऑप्शन तो पहले ही से गलत है। बी ऑप्शन अपन ने गलत कर दिया, बिकॉज एल्कोहल्स के लिए वर्क करता है। बाकी SO2Cl2, और जो आपको लिखा ना हमने ये वाला सेकंड ऑप्शन में SOCl, इसको अपन डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन, है ना? डार्जन रिएक्शन इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन एंड वेरी स्पेशल रिएक्शन, और बेस्ट रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड, बिकॉज बाई प्रोडक्ट बच्चों यहाँ से मिलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और प्लस मिलता है HCl, ये भी गैस की फेज में बाहर चला जाता है, तो ये बड़ा अच्छा सा रिएक्शन है जहाँ से अपन एल्कोहल से एल्काइल बना सकते हैं। बट फर्स्ट में तो पॉसिबिलिटी है नहीं SO2Cl2, यहाँ से तो कोई चांस नहीं, बिकॉज रिएक्शन कर सके, तो ये भी केस नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो सारे से रिजल्ट के बारे में समझ में आपको आया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, ये गिग्नाल्ट रिएजेंट एक्चुअली में दे रखा है और कह रहा है कि रिएक्शन करना है D2O के साथ, है ना? तो कौन सा बनेगा आपका प्रोडक्ट? चलो बताओ इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, है ना? जब ये रिएक्शन होगी तो एक्चुअली में मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पे कार्बन जो दे रखा है उसके साथ उसने दिया है मैग्नीशियम फॉलोइंग दी क्लोरीन, और यहाँ पे उसने लगा के दिया है बच्चों 3 आप मिथाइल ग्रुप, ब्रांचिंग है, और साथ में उसने बोला है हैवी वाटर D2O, दिस इज हैवी वाटर। अब क्या हुआ इसने, तो वाटर के साथ इग्नाल्ट रिएजेंट की रिएक्शन, ये पढ़ाया है मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को। अब ये D2O में आपका वही है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, कुछ भी दिया जा सकता है, दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। जब D2O को अपन लिखेंगे तो वो क्या होगा, वाटर की तरह DOD, ऐसे लिखेंगे अपन D2O को, ये तो लिखने का तरीका है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि रिएक्शन में क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, तो हमें बस ना रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में कि जो गिग्नाल्ट रिएजेंट दे रखा है वो कैसे बिहेव करेगा, बिकॉज गिग्नाल्ट रिएजेंट के अंदर ये जो सेक्शन होगा यहाँ से माइनस होगा, इधर आपका प्लस होगा, तो दिस एल्काइल सेक्शन, दिस R माइनस वर्क एज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों तरीके से वर्क करता है। बट सामने का कंपाउंड कैसा है, तो वो आपको वैसे, अगर सामने न्यूक्लियोफाइल मिलेगा तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा ये, अगर सामने कोई, अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है, तो उस केस में वर्क एज बेस। अब बताओ, DO2 तो बिल्कुल H2 की तरह ही है ना, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, D प्लस आयन एंड OD माइनस आयन, तो D प्लस आयन जस्ट वर्क एज H प्लस आयन, ठीक है? H प्लस आयन की तरह वर्क करेगा, तो ये जो नेगेटिव होगा इट इज अटैच्ड विद D प्लस, तो देखो क्या बनेगा आंसर, यहाँ से आंसर आपका बन जाएगा CH3 कार्बन, CH3, इधर CH3 आएगा, यहाँ पे D, है ना? तो ये ऑप्शन कौन सा है आप चेक करके देख लो, ये ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो डेफिनेटली इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है, बिकॉज जब कभी गिग्नाल्ट एजेंट के सामने कोई एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए, या कोई भी ऐसा स्पीसीज हो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, है ना, जैसे आपके एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, या ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जहां से हम बात कर सकते हैं, जैसे कभी OH आ जाए, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है गिग्नाल्ट एजेंट के सामने, है ना? या फिर मैं बोलूँ आपसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन आ जाए, इट इज ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जहां पे आपको बेसिक बातें बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी गिवन स्पीसीज में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है इन दी प्रेजेंस ऑफ गिग्नाल्ट एजेंट, तो आपका डेफिनेटली एल्केन बनने वाला है, ये देखो एल्केन की तरह बन रहा है प्रोडक्ट, ये मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, तो डेफिनेटली इसका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट इज, बताओ कौन सा कंपाउंड हमारा ऐसा है जहां पे CH की जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यस, सॉल्व करो इसको।
सी ऑप्शन। ओके, बाकी लोग ट्राई करो। सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। बिकॉज है ना, आपको ये बहुत ही बेसिक सी बात पता होगी, मैं जीओसी बताया था, है ना, ये जो आपको दे रखा है, दिस इज एक्चुअली एल्काइन, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज एल्काइन। इफ इट इज एल्काइन तो हैविंग द एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, C2H4 की बात करी जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड टू हाइड्रोजन इधर, टू हाइड्रोजन इधर, दिस इज एल्कीन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये तो आपको दिख रहा है, ये तो एल्केन है, सिंपल। ठीक है, ये तो एल्केन है, C2H6 CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है ना जनरल फॉर्मूले को, तो ये आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइज। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से होगा कार्बन, दो कार्बन है और दो आपके ब्रोमीन है ना, दो ब्रोमीन तो हम लगा लेते हैं, ब्रोमीन कुछ यूनिक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, एक ब्रोमीन अपन ने कहीं भी लगा दो आप, बाकी दो आपके हाइड्रोजन है, बीच में तो डबल बॉन्ड आने वाला ही है, कहीं भी आप बना कर देख लो, दो भी यार सेम साइड में कर दो तो भी डबल बॉन्ड तो आएगा ही बीच में ना, बैलेंसिंग फोर करने के लिए। तो ये भी कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं बॉन्ड की, है ना, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की इसमें बात करी जा रही है ना, कहाँ पे लॉन्गेस्ट होगा, तो जहां आप किसका लॉन्गेस्ट होगा, तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन वाले का हमेशा लॉन्गेस्ट होगा, देन sp2, देन sp। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी उस कार्बन की, है ना, sp3 कार्बन की, तो उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल्स के अंदर उसके न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। मैं बोल रहा हूं जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो sp है या फिर s है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उस कार्बन एटम के न्यूक्लियस के आसपास जिस भी अदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो बॉन्ड लेंथ होगी, तो बॉन्ड डिस्टेंस होगी, वो भी तो आपकी छोटी हो जाएगी। इसलिए हमें बात करते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो जाती है वहां पे आपकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, इसलिए sp3 इज द आंसर। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई कंफ्यूजन, एक्सप्लेनेशन इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द कंपाउंड व्हिच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को होल्ड कर रहा है, जल्दी से। आइसोप्रोपाइल पता है आप लोगों को, आइसोप्रोपाइल है ना, इस तरीके से ये सेक्शन कहीं मिल जाए जिसको अपन आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, है ना। आइसोप्रोपाइल का मतलब ऐसा है कि 1 डिग्री, मैं आपको बोलूं, फर्स्ट से लास्ट कार्बन, मैं बोलूं फर्स्ट सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन, मैं दो ऑप्शन बोलता हूँ क्या, कि फर्स्ट से अगर आपने काउंटिंग स्टार्ट करी है फर्स्ट कार्बन से, तो उसके सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन आइसोवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, या फिर सेकेंड लास्ट, लास्ट से सेकेंड वाले कार्बन पे, मैं बोलता हूँ सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर आपको मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ब्रांचिंग में तो भी अपन आइसोवर्ड यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 मिथाइल पेंटेन, परफेक्ट, डी ऑप्शन। कितने बच्चों का डी ऑप्शन है यार, बिल्कुल बिल्कुल आयोपेक का ही है, सिस्टम है बिल्कुल इजी। डी ऑप्शन किया है काफी बच्चों ने, यस, अक्षता है, निरांत, ओके, डी ऑप्शन। वेलकम वेलकम निरांत यार। तो आपको क्लियर हुआ, बाकी देखो बाकी कुछ भी नहीं करना है, प्लीज यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आपको सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, देन आप आंसर को टिक कर सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बाकी आप ट्राई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, अभी एक क्वेश्चन हमने किया था उसके जैसे ही क्वेश्चन है, तो हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का होगा, अब बताओ। हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का होना चाहिए, बी ऑप्शन, है ना। अभी आपको पता है कि सर जो बॉलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट है इट इज टोटली डिपेंड ऑन शेप, है ना, कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा है। आज बच्चों में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो अपन उसमें बाकी और बातें डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर को, इसलिए इस तरीके से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फिनिश करेंगे। ठीक, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रांग हो गए आप किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो यहाँ से आपका शेप, बॉलिंग पॉइंट टोटली डिपेंड अपॉन शेप, है ना, शेप किस तरीके से। तो मैंने बताया था कि बॉलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच।
तो जहां पे जितनी ज्यादा बच्चों ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली वहां पे कम होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक रूल तो ये होता है, एक रूल इसमें और आता है। वो रूल क्या होता है? वो रूल होता है मॉलिक्यूलर मास का। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और दिस मॉलिक्यूलर मास विल डिफाइन द van der Waals force of attraction, because alkanes always have, एल्केन्स ऑलवेज है। आपको पता है एल्केन्स की जब बात करी जाएगी तो एल्केन के पास बच्चों क्या है, पोलरिटी तो होती नहीं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर है तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मिलेंगे तो इट मींस वहां पे अगर मॉलिक्यूलर मास अगर बच्चों ज्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, ज्यादा या कम, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सर ये बात बताओ कि इसमें से कौन सा रूल कब लगाया जाए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, प्लीज ध्यान देना। जब मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स, जब मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, जब मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स बच्चों इक्वल या सेम हो जाए, देन वी विल यूज फर्स्ट रूल, है ना। फर्स्ट रूल को अपन फॉलो करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स बच्चों इक्वल ना हो, जब मॉलिक्यूल्स में दो तीन चार मॉलिक्यूल्स आप कंपैरिजन कर रहे हो कि सर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो जहां पे नंबर ऑफ एटम्स बच्चों अनइक्वल हो, कैसे हो, अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, तो अपन यूज करेंगे बच्चों से, किसी के पास मान लो 2 कार्बन है, एक किसी एल्केन के पास, किसी के पास 5 कार्बन है, तो आप टिक कर सकते हो कि सर किसके पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। लेकिन जहां ब्रांचिंग होगी और उस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके बराबर आ रहे हैं, देन वी विल यूज फर्स्ट रूल। अभी समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इन दोनों में से डोमिनेंट किसको कराएं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रांचिंग कम हो उसकी तरफ आप शिफ्ट करो। तो आइसोब्यूटेन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बिल्कुल कम होने वाला है, ब्रांचिंग भी है, कार्बन भी कम है। इसके पास देखो ब्यूटेन दे रखा है, ब्रांचिंग बहुत सारी है। तो ब्रांचिंग बच्चों जहाँ पे ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है, तो ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम करती है, तो ब्रांचिंग वाले तो कैंसिल कर दो आप, है ना। ये क्या है, ब्यूटेन के साथ ना टेट्रा मिथाइल है, मतलब 8 कार्बन होंगे बट ब्रांचिंग आ रही है, नहीं सी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, एन एन ऑक्टेन। यस यार ये हो सकता है, 8 कार्बन और सिंगल चेन है, एन ब्यूटेन इज नॉट, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कितने बच्चों का ऑप्शन बी आएगा? क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थैंक यू विजय। नेक्स्ट बच्चों मैक, अब देखो अब ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस है। अब देखते हैं एक्चुअली में अब समझ में आया कि एग्जैक्टली नॉलेज किस ढंग से आपके आने वाली है। हाँ बट भाई सेकेंड रूल, यस यस, सेकेंड रूल विल डोमिनेट फर्स्ट, सेकेंड रूल विल डोमिनेट फर्स्ट। ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो उस केस में आपको पता है कि सर बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है ना। दैट्स व्हाई वी विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का मतलब जहां पे कार्बन सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री मिलते हैं। वैसे नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, that are possible on monochlorination of the following compound is this। अब आपको ऑप्शन में नहीं देता हूं, अब आप मुझे सॉल्व करके देखो। इसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, अभी इससे बिल्कुल मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन ही कराया था, 8। ऑप्शन भी ओके ओके 8। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स कितना करते हैं। 8 इज द आंसर। निरंतर का भी 8 आया है, बाकी लोग करेंगे सॉल्व एक बार। यस, देखो यार पहले ना इसको बना लो आप स्ट्रक्चर को, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके सामने। सर ये CH3 है, एक सेकेंड मैं क्लियर आपको बना देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे अपन ने लिया है CH3, इसको CH2 कर दिया है, इधर ये CH, इसके साथ एक ब्रांचिंग में CH3, और इस साइड में सिंगल बॉन्ड CH2, एंड नाउ दिस इज बेटा यहाँ पे ना ये एक्चुअली CH3 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे ना, दिस इज CH3 एक्चुअली। ये आपके सामने मॉलिक्यूल्स है। नाउ यू हैव डिसाइड इंक्लूड करना है स्टीरियो आइसोमर्स को। स्टार्ट करें अपन, चलो। मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल किस ढंग से बनेगा, मैंने पहले मॉलिक्यूल में बना देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल चेक करेंगे अपन। मैंने Cl को यहाँ पे लगाया, यस ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई, एक Cl यहाँ लगा दिया। सेकेंड मॉलिक्यूल, इसमें कोई आपका वैसा कार्बन नहीं है, कायरल सेंटर कार्बन नहीं है, बिकॉज वो यहाँ पे स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स को बोल रहा है ना, ध्यान देना कि कोई कायरल सेंटर नहीं है। ठीक, ओके। कायरल सेंटर है कि यहाँ पे एक बार चेक करते हैं।
आप फिर से चेक करो, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इथाइल है, एक बार एक मिथाइल है, और ये CH2Cl है। यस, गलती कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे है आइसोमर, है ना, ये कायरल सेंटर है, इसके पास कायरल सेंटर है। यस, ठीक। सेकेंड क्या बनेगा, सेकेंड अपन बनाना है, तो सेकेंड मैंने बनाया मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, ऊपर अपन ने यहाँ Cl लगा दिया। क्या भी कायरल सेंटर दिख रहे हैं, चेक करो आप, है ना। इस कार्बन को लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, जब हाइड्रोजन होगा तो आपका एक Cl, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक ये बड़ा ग्रुप, ये भी कायरल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और अगर ये कायरल सेंटर में आ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें एक कायरल सेंटर होती है, ये हो गया, दूसरा कायरल सेंटर भी है इसमें पॉसिबल क्या, इस मॉलिक्यूल में सेकेंड कायरल सेंटर भी आ रहा है क्या। फर्स्ट में तो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर था, फर्स्ट मॉलिक्यूल में सिर्फ ओनली वन कायरल सेंटर, यहां से अपन बोल सकते हैं टू प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी की बात करूं तो टू प्रोडक्ट, एक DL। हाँ, दूसरे में दो कायरल सेंटर आ रहे हैं, बिल्कुल सिनिरांत आपने बिल्कुल क्लियर कहा। सेकेंड में एक यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो ये भी कायरल सेंटर बनेगा। अगर दो कायरल सेंटर हैं, मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं आ रही है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का रूल पढ़ते हैं ना, 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब n कितना है यहाँ पे, टू कायरल सेंटर, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, यहाँ से बनेंगे आपके 4 प्रोडक्ट। अभी क्लियर हुआ, सेकेंड समझ में आया ना कैसे बनाया अपन। थर्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मैंने 1 2 3 4 5 ले लिए, यहाँ पे मिथाइल, इधर लगाया Cl। अब चेक करो, यहाँ पे कायरल सेंटर होगा प्रेजेंट, एनी चांस, मुझे तो सिमेट्री दिख रही है यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या होगा, सिमेट्री आएगी ना, मान लो इस एटम के मैं यहाँ से एक प्लेनो सिमेट्री पास करा दूं इस तरीके से, तो ये इथाइल इथाइल इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, इक्वल पार्ट में कट होगा तो यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो अपन इसे सिर्फ वन करेंगे कंसीडर, लास्ट में देखते हैं फोर्थ और क्या बन सकता है। ये कराया अपन ने, इसको करा दिया, और इस पॉइंट को भी अपने टच कर दिया। अभी अपन इसकी तरफ आते हैं, ये और बचा, इसको करते हैं ब्रांचिंग में, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ लगाया अपन ने CH2Cl। यहाँ भी कोई कायरल सेंटर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना, कोई कायरल सेंटर नहीं होगा, बिकॉज इस कार्बन से दो इथाइल लगे होंगे, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, तो एक आपका ये, जरा काउंट करो, 4 2 6, 4 इससे बने, +2 फर्स्ट से बने थे, नेक्स्ट से 1 + 1 कितना हो गया, 6 2 8, 8 इज द आंसर, बिल्कुल सही, 8 इज द करेक्ट आंसर। तो का आंसर काफी फास्ट आया था, क्लियर हुआ अभी सभी को, 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl, यहाँ पे Cl2 के साथ वाटर यूज किया है, प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट। इसी जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था एक और। अब देखो आपका ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है 16 का, क्या क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बताओ। आज अपना हाइड्रोकार्बन ही डिस्कस कर रहे हैं, निरांत आपको पता होगा HOCl के बारे में, है ना, बाकी भी स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने पढ़ाया था HOCl, और कहाँ पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, जरा याद करो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने बोला था ना कि आप Cl2 के, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से डिसोसिएशन कैसे होगा, बोलो जल्दी से। यस, ये ऑक्सी एसिड्स है ना, यस इट इज ऑक्सी एसिड, बिल्कुल सही है, इट इज ऑक्सी एसिड, परफेक्ट है। तो जब ये HOCl आपका डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप बाहर निकालो तो ये बना किससे है, बना तो इसी से है, ये H2O + Cl2 से मिक्स होके बना है ना, HOCl का फॉर्मेशन हुआ है। जब HOCl आपका डिसोसिएट होगा तो यहाँ से बनता है H+ आयन और OCl- आयन। निरांत एक बात और सुनो, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप ध्यान देना। और मैंने इजी ट्रिक बताया था कि सर HO+ और Cl-, बट यहाँ पे समझो, सबसे पहले डिसोसिएट किस में होगा, H+ आयन में, बिकॉज हाइपोहैलस एसिड बनेगा HOCl, तो OCl-, ठीक है। अब फिर से जब ये H+ आयन रिलीज होगा तो H+ आयन फर्दर कंबाइन भी किससे कंबाइन करेगा, बताओ, ये कंबाइन करेगा फिर से HOCl के साथ, तो दिस H+ आयन फर्दर कंबाइन विद दिस लोन पेयर, तो यहाँ से जब कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा फिर आपका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, और ऑक्सीजन पा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आते ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी बात समझ में आ रही है, क्लियर।
जब H प्लस आयन वहां पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है ना। यस। तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स तो बाहर चला जाएगा और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा आपका Cl प्लस। अब समझ में आ रहा है। तो Cl प्लस, लेकिन हमने वहां कहा था HO माइनस और Cl प्लस, अब ऐसे Cl प्लस को समझ सकते हो। तो Cl प्लस यहाँ से बन चुका इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, एल्कीन के साथ। क्योंकि सामने बोला उसने प्रोपीन, अब प्रोपीन के साथ आप लोग रिएक्शन करानी है, बताओ सिंपल सा आंसर, प्रोपीन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन ये दे रखा है, तो बोलो पाई किधर जाएगा, इस साइड में, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो इस केस में यहाँ पे आके Cl आपका अटैक कर देगा। तो प्लस कुछ आपका यूं बनेगा, कार्बन 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 एंड Cl, और पॉजिटिव यहाँ आएगा बच्चों। कोई माइग्रेशन होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन दिख रहा है। तो बस आपको ऑप्शन टिक करना था। बताओ कौन से इंटरमीडिएट आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, मुझे दिख रहा है ए ऑप्शन। क्या सभी को समझ में आया, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैकेनिज्म भी क्लियर हुआ सभी को। ओके थैंक यू, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा कंपाउंड शो करेगा, बोलो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा कंपाउंड शो करेगा, अब बना के देख लो, सिंपल सा पता चल जाएगा ना। फर्स्ट में क्या है, ब्यूटीन, तो 1 2, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, 1 2 3 एंड 4, 1 पे लगा दिया फिनाइल, बाकी ये। तो यहाँ पे चेक करो तो यहाँ इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, CH3 हाइड्रोजन यहाँ पे। यस, ये तो शो कर सकता है, बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ई और जेड भी होता है ना सिस और ट्रांस के अलावा, तो ये तो फर्स्ट वाला शो करेगा। बाकी आप इनको चेक करके देख लो, सेकंड को, ये ऑप्शन में वो 1 ब्यूटीन दिया है ना, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, 1 2 3, और यहाँ लगा दिया अपन ने फिनाइल। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बी ऑप्शन इस गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है फर्स्ट में। सी ऑप्शन भी आप चेक करके देख लो, सी ऑप्शन कैसे बनेगा, ब्यूटीन, सी ऑप्शन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और 2 पे लगाया उसने फिनाइल, बाकी ये सिंगल बॉन्ड। तो फिर से 2 हाइड्रोजन इधर आ गए एक साथ में, तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन रॉन्ग। डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा, डी ऑप्शन भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो डी ऑप्शन में है आपका प्रोपेन, है ना। तो डी ऑप्शन में एक कार्बन पे ही उसने 2 फिनाइल लगाए हैं, ये लगा दी 2 अपने फिनाइल, डाई फिनाइल, और 1 प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन। तो इसमें कोई चांस तो है ही नहीं, बिकॉज ये एल्कीन तो आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ई ऑप्शन, डेफिनेटली ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which compound would give 5-keto 2-methyl hexanal upon ozonolysis? जब ओजोनोलाइसिस होगा, ओजोनोलाइसिस के अंदर कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एल्कीन आपका, ये जो गिवन कंपाउंड है 5-keto 2-methyl हेक्सेनल, मतलब एल्डिहाइड को जनरेट करेगा। तो देखो, जब ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल सा है ओजोनोलाइसिस में, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, अगर आपका रिडक्शन प्रोसेस साथ में फॉलो किया जा रहा है, तो बहुत सिंपल सा है कि आपको जो एल्कीन दे रखी है, उस एल्कीन का डायरेक्ट आप क्या करो, ऑक्सीडेशन। किस तरीके से, जहां पे डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, बस इजी होता है। मैं इजी ट्रिक आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इजी इजी ट्रिक है आपकी। जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, उसके साथ उसको ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, हो गया आंसर। जब इसको करें तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, भाई 2 वैलेंसी खाली होंगे, तो ऑक्सीजन को आप जोड़ दो यहाँ पे, और इधर से क्या बनेगा, कार्बन के साथ उधर भी डबल बॉन्ड हो, बस बन गया आंसर। बस यही जी ट्रिक को फॉलो करना, सिंपल सा है। और ओजोन लाइसेंस ओपन किसको यूज करते हैं, जिंक। ओजोन ऊपर लिखा जाता है एरो के, और नीचे लिखते हैं जिंक, जिंक फॉलोइंग दी H2 मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोन। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, तो आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस को ही फॉलो करो, बिकॉज जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बिकॉज खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। यस।
जो हाइड्रोकार्बन्स आपको एल्कीन मिल सकता है, ठीक है, आपको एल्काइन मिल सकता है, ठीक है, आपका जो अनसैचुरेशन वाला होगा, इवन आपका जो बेंजीन है ये भी आपका शो करता है ना, बेंजीन भी ओजोन लेयर को फॉलो करेगा। इसमें आप जहां भी डबल बॉन्ड को डिसोशिएट कर देना, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बस तो आप ऑक्सीजन को लिंक कर सकते हो, बनेगा यहाँ से आंसर। अगर एल्कीन की बात करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एल्काइन की बात करेंगे तो इसमें तीनों बॉन्ड नहीं टूटते हैं, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर, ठीक है। तो कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारे सामने जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। आपको मेथड समझ में आया ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। आप डिसोशिएट करके देखो, मैं अगर इसको डिसोशिएट करूंगा, ए ऑक्सीजन इधर, ए ऑक्सीजन इधर होगा, है ना, तो ये ए कैसा बनेगा, ए बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3, देन यहां से डबल बॉन्ड हो, रिंग आपकी जो है वो उसी ढंग से रहेगी, आप ध्यान दो बच्चों, यहां से ये डबल बॉन्ड हो और एक आपका CH3 इधर, ये बनेगा प्रोडक्ट आपका। तो वो कह रहा है 5 कीटो, तो इसको बना के देख लो आप, 5 कीटो, ये हेक्सेनॉल है ना, हेक्सेनॉल हेक्सेनॉल आपका दे रखा है, तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें एल्डिहाइड बनना है, डबल बॉन्ड दो एंड हाइड्रोजन, और 2 पे लगाया उसने मिथाइल, 1 2, ये 1 होगा, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाया वो फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड पे मिथाइल लग गया है, और 5 पे कीटो, 1 2 3 4 5, मतलब डबल बॉन्ड हो, ये बनना चाहिए प्रोडक्ट। तो इसमें दोनों कीटोन बन रहे हैं ना, फर्स्ट में देखोगे तो दो, ये कीटोन बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें एल्डिहाइड आना चाहिए ग्रुप, तो फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। सेकंड में चेक करो, इसे टू ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा, है ना, इसके ऊपर ने ब्रेक किया तो कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर एक मिथाइल हो जाएगा, इधर ब्रांचिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इस साइड में यहाँ पे CH3, इधर आपका हुआ कार्बन, इधर डबल बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन, इधर भी डबल बॉन्ड हो, ये कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। आप ध्यान दो, अगर ये कंपाउंड देखो तो आप समझ में आएगा, एल्डिहाइड 1 2 पे मिथाइल लगा है, यस, 1 2 2 पे मिथाइल लगा है, देन 3 4 5 5 पे कीटो, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। बाकी और COD को भी आप चेक करोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएट कर देना, यहाँ दोनों कीटोन बनेगा, इसको डिसोसिएट करेंगे तो भी कीटोन बनेगा, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है ना। इसमें आपका बनेगा भी तो एल्डिहाइड बनेगा सिमिलर, बट ये फॉलो होना चाहिए ना, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए जो मैंने आपको बताया नोमेनक्लेचर से, ये फॉलो नहीं होगा, इसलिए इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा ओजोनलाइसिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन विद सिल्वर पाउडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिल्वर पाउडर के साथ वो रिएक्शन कराई जा रही है, तो निरांत आपको मैंने ये पढ़ाई है ना, सिल्वर के साथ। तो अगर सिल्वर के साथ हमने यहाँ पे यूज किया है 1,1 ट्राइक्लोरो इथेन ना, ट्राइक्लोरो इथीन नहीं है, सिर्फ इथेन दे रखा है, मतलब 1 कार्बन 1 कार्बन, इधर होंगे आपके हाइड्रोजन, और एक कार्बन में जुड़े हैं आपके 3 क्लोरीन, 1 2 3, सामने है सिल्वर, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो सिल्वर होगा बच्चों, वो इसके तरह एक मॉलिक्यूल्स को जनरेट और करेगा, सेम अल्काइल हैलाइड। तो यहां से देखो आप, कार्बन के साथ Cl और इधर होगा एक CH3, वही सेम मॉलिक्यूल्स, इजी ट्रिक बताऊं आपको। तो सिल्वर क्या करेगा, इधर से 3Cl और इधर से ये 3Cl, इनको लेके बाहर जाता है, और सिल्वर भी 6 मोल्स यूज करने पड़ते हैं, तो यहाँ से निकल जाता है 6 मोल ऑफ AgCl। 6 मोल ऑफ AgCl जब बाहर जाएगा, तो यहाँ पे 3 वैलेंसी क्रिएट होंगी, 3 वैलेंसी इस कार्बन पे क्रिएट होंगी, 1 2 3, और 3 वैलेंसी यहाँ पे 1 2 एंड 3, वो तीनों वैलेंसी आपस में कनेक्ट होंगे तो एल्काइन बनेगा। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर एक CH3 होगा और यहाँ पे CH3 होगा, तो दिस इज अ प्रोडक्ट। आप चेक करो ये कहाँ पे दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है। तो एसिटिलीन तो होगा नहीं आपका, वो तो 2 कार्बन का रहता है, इथीन नहीं होगा, है ना, 2 ब्यूटीन नहीं, एल्कीन तो होगा नहीं, एल्काइन बनेगा, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट obtained from complete ozonolysis of the given compound।
अब जो कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आपको यहाँ से कितने बनेंगे जब ओजोन लाइसिस होगा। तो आपको पता है कि सर जब ओजोन लाइसिस होगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इसको ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इजी ट्रिक बता, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लगा दो, इससे ब्रेक करो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कितने बनेंगे प्रोडक्ट आप जरा बना के देखो, बनाओ जल्दी से। एक तो यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट, एक ओवरऑल एक यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट, ये 1 ये 2, एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा तीसरा थर्ड, और एक बनेगा, ये टोटल बनेंगे 4 प्रोडक्ट, और उनमें चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव। तो फर्स्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट बनेगा आपका CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। सेकंड क्या बनेगा प्रोडक्ट CH, इसको मैं हाँ CH डबल बॉन्ड O, इसको H को ना इधर लगा लो आप, एल्डिहाइड आपको दिखेगा तभी प्रॉपर, यहाँ से हाइड्रोजन, देन कार्बन। ऊपर देखो आपको ये दे रखा है डैश, नहीं बैच पे है, दिस इज बैच ना, डार्क है आपको ये, और नीचे दे रखा है डैश पे, डैश पे हाइड्रोजन है, और इस तरफ होगा C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। ये बन गया सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड क्या बनेगा बनाते हैं। तो थर्ड बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, इस साइड में कार्बन के ऊपर आपको बैज में दे रखा है और नीचे डैश में है, ठीक है, डैश पे आपको CH3 है, सॉरी दिस इज CH3 एक्चुअली, CH3, और इधर होगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। और फोर्थ जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा आपका यहाँ से CS, ये CH3 होगा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। तो कहाँ पे कायरल सेंटर आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। फर्स्ट में तो है नहीं कोई कायरल सेंटर, चार ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। कायरल सेंटर की हुई कंडीशन है कि sp3 कार्बन के साथ साथ 4 ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, 4 ग्रुप आपको डिफरेंट होने चाहिए। तो पहला तो रॉन्ग। सेकंड में ये हो सकता है कायरल सेंटर नहीं, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड कैसे हैं सेम है, ये नहीं होगा। इसमें भी एल्डिहाइड सेम आ गया, नहीं होगा। इसकी बात करें तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका 0, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the synthesis of 3-octane is achieved by adding a bromoalkane in a mixture of sodium amide and an alkyne, the bromoalkane and alkyne respectively, है ना। वो ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो किस तरीके से सॉल्व होगा। सिंथेसिस है आपका 3-octane का, ठीक है। तो 3-octane क्या होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा। फिर एडिंग किया है ब्रोमो एल्केन को इन द मिक्सचर ऑफ सोडियम एमाइड, मतलब NaNH2 के साथ, एंड एन एल्काइन, द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन रिस्पेक्टिवली कौन सा होगा। तो देखेंगे एक बार हम लोग, डी ऑप्शन किसी ने टिक किया है, डी ऑप्शन यस मे बी पॉसिबल, बट वी विल चेक फर्स्ट। तो यहाँ से वो कह रहा है कि हमने ऐड किया है ब्रोमो एल्केन इन ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एमाइड एंड एन एल्काइन। तो हमने एक RBr ले लिया ना, और इसके साथ हमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कोई एल्काइन थी, वो इधर लिया अपन ने एमाइड NaNH2। तो NaNH2 is actually strong base, it is a strong base, if it is a strong base देन बच्चों ये क्या करेगा, यहाँ से आपका जो देखो इस एल्काइन के साथ क्या करेगा, इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा मैंने अभी बताया था, तो यहाँ से रिलीज होगा आपका NH2 माइनस, दिस NH2 माइनस विल वर्क एज स्ट्रॉन्ग बेस, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग बेस तो सर्च करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया गैस। एक बात तो ये रिएक्शन कर जाएगा। दूसरी क्या होगा, यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, तो यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूशन कर सकता है RBr से, तो NH2 माइनस इसको रिप्लेस कर सकता है, तो बनेगा R के साथ आपका NH2, अमाइन भी आपका बन सकता है। ये आपके केसेस है, यहाँ से समझ में आ रहा है सभी को, यस। और जब H बाहर चला जाएगा तो ये एल्काइन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, R के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपका एक एल्काइल ग्रुप और आ जाएगा, है ना, कुछ इसी ढंग से होगा आपका, ठीक है। तो अब मतलब प्रोडक्ट तो आपका इसी ढंग से बनेगा जो मैंने बताया कि एल्काइल इधर आएगा, एल्काइल इधर आएगा, है ना। तो मैं अगर इसको बनाऊं स्ट्रक्चर तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कितना है आपका 3 ऑक्टाइन, 1 2 3 ऑक्टाइन, 1 2 3, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, बना लेते हैं इसको। तो यहाँ से होगा 1
1 2 3 एंड 4। अब चेक करो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। जब आपका यहाँ से 4 कार्बन का एल्काइन होगा तो फिर आपका एक सेक्शन ये बन रहेगा। जब 4 का एल्काइन होगा तो 4 का ही क्या होगा आपका ब्रोमो एल्केन होगा। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 और 4। बाकी 3 का तो हो नहीं सकता ना, 3 के लिए चांस है कोई नहीं। हाँ, एक चांस ये हो सकता है कि सर यहाँ पे ना ये 2 का तो ब्रोमो एल्केन हो जाए, ब्रोमो एल्केन 2 का हो जाए, और बाकी जो दूसरा सेक्शन है आपका एल्काइन वो इतने कार्बन का हो जाए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आपका एल्काइन हो जाए। एक ये भी चांस है हमारा समझ में। यही दो चांस है, बाकी तो और आपको कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है ब्रोमो एल्काइन 1 2 3 4 5 इसी ऑप्शन में ना 1 2 3 4 5 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का तो कभी कोई चांसेस ही नहीं हुआ है, तो वो तो गलत हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, 5 कार्बन का तो बन ही नहीं सकता। हमने पॉसिबिलिटी की बात की नहीं। सेकंड देखो 3 कार्बन का आपका यहाँ से 1 2 3, तो 3 का तो एल्केन नहीं हो सकता, मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ब्रोमो एल्केन। नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4 5 5 कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 5 का ये भी पॉसिबल नहीं है, सी बी। नेक्स्ट क्या 1 2 3 4, तो 4 का यस देखो 4 का देखो ये हमने बनाया था, ये पॉसिबल है। और जो एल्काइन है वो 1 2 3 4, यस 4 का अपन ने देखो ये बनाया था, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो बहुत ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना था, अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए कौन सा आपका रिएजेंट वर्क करेगा बताओ। थोड़ा सा सेक्शन आपका इलिमिनेशन का है ना, उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH डेफिनेटली आपका इलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। निरंत एल्कोहलिक KOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एल्कोहल आ गया है ना, तो आपका डेफिनेटली अगर एक्वस KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन करता है, ये आपका इलिमिनेशन कराएगा। बट हाँ, बट इलिमिनेशन में इसमें बी ऑप्शन किया है, एक बच्चे ने ट्राई यस। तो ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर एल्कोहलिक KOH बात करेंगे तो एल्कोहलिक KOH किसी एक साइड से यहाँ से हाइड्रोजन और HBr जनरेट रिलीज कर देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बस। सॉरी, यहाँ पे है ना पीआर, तो आपका H इधर से डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट करेगा, सिर्फ ये बनेगा एल्कीन बनाएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। वो सिर्फ एल्कीन को डेवलप करेगा HBr, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सेकंड का है एल्कोहलिक KOH के साथ उसने बोला एमाइड। तो पहले क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है एमाइड होता है एल्कोहलिक KOH से। तो पहली स्टेप में तो आपको पता है कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप में जो आंसर बनेगा ये तो रॉन्ग हो गया। फर्स्ट में बनेगा आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रोमीन भी आपको साथ में रहेगा। और फिर कौन इसने यूज किया एमाइड, तो एमाइड से क्या निकलेगा NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। नो डाउट ब्रोमीन का जो लोन पेयर वो कंजुगेशन में जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन इधर से आपका Br, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहीं से बनेगा एल्काइन। एक्वस KOH है, मतलब ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन करेगा, OH को जोड़ देगा Br को हटा के, तो ये तो चांसेस ही नहीं है। डी में क्या है जिंक, या आपका रिडक्शन फॉलो करेगा है ना। जी में क्या है रिडक्शन है, तो ऐसा तो कुछ है रिडक्शन का केस यहाँ पे कुछ दिख रहा हो, तो इसलिए आपका ये तो कोई आंसर बनेगा नहीं। क्लियर हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आपको दे रखा है ये एल्कीन के साथ NaCl फॉलोइंग देन कौन सा होगा आपका एडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कौन सा होगा बताओ चलो। जब NaCl का HOCl NaCl अलग अलग है, दोनों अलग है। जब HOCl NaCl का डिसोसिएशन होता है तो ये बनता है NO प्लस और Cl माइनस। और जब HOCl का अपने डिसोसिएशन कराया था तो क्या बना था HO माइनस NCl प्लस, याद है ना वहाँ पे Cl प्लस बना था इलेक्ट्रोफाइल। ये बच्चे बड़ी मिक्स कर देते हैं दोनों को, ये दोनों जगह Cl प्लस नहीं, यहाँ पे NO प्लस के साथ Cl माइनस, और यहाँ पे निकलता है Cl प्लस। इन दोनों को ध्यान रखो, मिक्स मत कर देना। तो बताओ चलो कौन सा आंसर आएगा। अब समझ में आ गया होगा यहाँ से आपका NO प्लस Cl माइनस, तो NO प्लस का अटैक फर्स्ट होगा तो ये पाई जाएगा बाहर, यहाँ से माइनस प्लस, तो NO प्लस करेगा बाहर अटैक, यस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन डेफिनेटली यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द साइक्लोहेक्सिनॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग।
है ना, कौन सा कीपिंग कंपाउंड है, रिएजेंट है, जिससे आपका साइक्लोहेक्सीन प्रिपेयर्ड हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल से? बोलो। ये जो है ना आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिल के साथ Cl2, ये आपका लूकास टेस्ट होता है ना, लूकास टेस्ट फॉर एल्कोहल। एल्कोहल के लिए इसको यूज करते हैं, लूकास टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहां से आपको जो मिलता है वो एल्काइल हैलाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, लेकिन वो तो कह रहा है ना साइक्लोहेक्सीन चाहिए आपको एल्कोहल से, तो ये तो एल्काइल हैलाइड जनरेट करेगा एल्कोहल से, तो बी तो हो नहीं सकता आपका। कॉन्सेंट्रेटेड HBr की बात कर रहे हैं, एक HCl की बात कर रहे हैं, तो HCl में तो आपको क्या होगा, ये तो सब्स्टिट्यूशन करेगा डायरेक्ट, है ना। COD की बात कर रहे हैं, बिकॉज यहां से क्या रिलीज होगा, H प्लस आयन। H प्लस आयन क्या करेगा, H प्लस आयन जो साइक्लोहेक्सेनॉल होगा ना, साइक्लोहेक्सेनॉल का जो एल्कोहल होगा, जिसका जो एल्कोहल होगा उसके ऊपर जाके ये अटैक कर देगा ना H प्लस आयन, तो फिर Cl जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। एल्काइल हाइड ये भी बनाएगा, ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिकॉज ए ऑप्शन में H प्लस आयन रिलीज होगा, वो अटैक करेगा, वाटर को आपका बाहर निकालेगा, देन यहाँ से आपका फिर ये इलिमिनेशन कराता है, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 इलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा, तो फिर फाइनली बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो ए ऑप्शन इज हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तो आपको ट्रांस बनेगा, तो इसका एक ही आंसर है आपका, वर्च रिडक्शन। और वर्च रिडक्शन कहाँ होता है, लिथियम के साथ अमोनिया। लिथियम अमोनिया ये ट्रांस को प्रोड्यूस करता है। रेडियम के साथ भी BeSO4 आएगा, ये सिस को करता है, सिस को डिफाइन करेगा, है ना, दो हाइड्रोजन को जोड़ देता है। पॉइजन यहाँ पे यूज करते हैं, ये भी सिस को डिफाइन करता है, प्लेटिनम दो हाइड्रोजन को सिस सेम साइड से अटैक कराएगा, ये भी आपको सिस को डिफाइन करता है। जैसे था ना 2 हेक्साइन 1 2 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6। तो बस फर्स्ट केस ही ऐसा है जहां पे हाइड्रोजन आपके अपोजिट साइड से लगते हैं, मैंने मैकेनिज्म भी आपको बताया था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे पाई खत्म हो जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं अपन वर्च रिडक्शन, जिससे मिलते हैं ट्रांस प्रोडक्ट, है ना। बाकी आपको इससे मिलता है सिस, सेम साइड में हाइड्रोजन आपके ज्वाइन होंगे बाकी सभी से, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। तो एजेंट के बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर आज के सेशन अपन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस मैं एक शेयर ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप अगर इन्हें ट्राई करें। थैंक यू।